प्रशांत किशोर राजनेता बनने से पहले वो एक स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। स्ट्रैटेजिस्ट मतलब एक मैनेजमेंट गुरु रहे हैं। प्रशांत किशोर को पता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा जनता के बीच बहस के लिए ले जाया जाए जिस पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है। प्रशांत किशोर ने एक चाल चली है, एक निशाना लगाया और एक निशाने से दो शिकार प्रशांत किशोर ने किए हैं। प्रशांत किशोर ने एक टिकट में एक टिकट कटाया, दो खेला दिखाएंगे। कैसे, आप जानने का प्रयास कीजिए। और वो मोहरा बने हैं प्रशांत किशोर के लिए दिलीप जायसवाल। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने, जैसा मैंने कहा, प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार रहे हैं और रणनीति बनाने में उनकी कोई सानी नहीं है। हाँ, यह साबित होना बाकी है कि वो कितने बेहतर राजनेता साबित होंगे। अब तक की जो उनकी राजनीतिक यात्रा है, अभी तो वो बदलाव यात्रा पर है। देखते हैं कि बिहार बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं। लगता तो है कि बदलाव संभव है, लेकिन क्या वो बदलाव में प्रशांत किशोर की भूमिका कितनी बड़ी होगी, ये इसका फैसला होना बाकी है। जनसुराज को कितनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी विधानसभा चुनाव के बाद, ये स्पष्ट होना बाकी है। क्या प्रशांत किशोर 2 दहाई का आंकड़ा पार कर पाएंगे, ये स्पष्ट होना बाकी है। ये सब तो मतदाताओं के हाथ में, मतदाताओं का फैसला जो भी होगा वो सबको स्वीकार होगा। लेकिन हम तो एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हर राजनेता और राजनीतिक दल के नीति, नियत और नेतृत्व की समीक्षा करने का अधिकार रखते हैं। चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना गया है, मतलब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों पर नियंत्रण करने की जिम्मेवारी भारत के संविधान ने अघोषित रूप से पत्रकारिता को दिया है कि जहां कहीं भी ये इन तीनों से गलतियां होती हो, वहां इन तीनों की खिंचाई करो, कान कनेठी दो और जनता के बीच मामला को लेकर जाओ। साथ ही मैं इस मत का हूं कि केवल हर राजनीतिक दल का, हर राजनीतिक नेता का केवल आलोचना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा अगर कुछ अच्छे काम किए जा रहे हैं तो उन कामों को भी जनता तक पहुंचाना मीडिया का काम है। और उसके लिए, उनके अच्छे कामों के लिए उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। मित्रों, एक बात याद रखिए, लोकतंत्र में अगर आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी राजनेता के अच्छे कामों का जाति, वर्ग, धर्म से ऊपर उठकर प्रशंसा नहीं करेंगे तो लोग अच्छा इंसान बनना नहीं चाहेंगे। तब तो वो हर व्यक्ति बुरा काम ही करना पड़ेगा, चाहेगा, इसलिए कि अगर हर व्यक्ति की गलत कामों की ही प्रशंसा होगी तो। इसीलिए खैर, ये मुद्दा दूसरे दिन कभी हम बातचीत करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, कि कैसे प्रशांत किशोर ने एक टिकट में 2 खेला बिहार को दिखाया है, बिहार की राजनीति को, और एक तीर से कैसे 2 शिकार कर रहे हैं। और वो मामला है किशनगंज मेडिकल कॉलेज का, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज का। आपको पता है कि इस कॉलेज की स्थापना सरदार मौलेश्वर सिंह ने की थी। एक सिख समाज के व्यक्ति ने इस कॉलेज की स्थापना की थी, माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज। और इस कॉलेज में कहीं ना कहीं एक बहुत ही छोटे कद के कार्यकर्ता के रूप में दिलीप जायसवाल जुड़े थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसी दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया कि माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज, और आरोप लगाते समय याद रखिए कि पूरा का पूरा वो सिख परिवार, सरदार मौलेश्वर सिंह का परिवार, उनका बेटा, उनकी बेटियां, सब के सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में प्रशांत किशोर ने यह आरोप लगाया, और उस आरोप का अब तक दिलीप जायसवाल के तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आना इस बात की पुष्टि करता है कि दिलीप जायसवाल की कहीं ना कहीं इसमें भूमिका है और इस आरोप में कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर सच नहीं होता, अगर ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता, तो अब तक दिलीप जायसवाल का जवाब आ चुका होता। लेकिन अब तक दिलीप जायसवाल का कोई जवाब नहीं आना इस बात सच्चाई की पुष्टि करता है कि प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोप शब्दशः सही हैं। आरोप क्या है? आरोप तो सबसे पहला है कि सरदार मौलेश्वर सिंह की संपत्तियों का एक तरह से जो है ट्रस्ट, जिसके द्वारा ये मेडिकल कॉलेज संचालित थी, उस ट्रस्ट पर सरदार मौलेश्वर सिंह के परिजनों को
साजिश करके जैसे भी हो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और बदले में दिलीप जायसवाल ने अपने सगे संबंधियों से उस ट्रस्ट को भर दिया और कॉलेज पर कब्जा कर लिया, कॉलेज की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। साथ ही कब्जा करने के बाद बिहार के कई राजनेताओं को उपकृत किया, मतलब बिना टेस्ट लिए हुए, बिना किसी नामांकन परीक्षा के, बिना किसी योग्यता के, आवश्यक योग्यता के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई। अब एडमिशन लेने के बाद मेडिकल की पढ़ाई उन लोगों ने किया या नहीं किया या केवल सर्टिफिकेट दे दिया गया, ये बातें अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई, लेकिन और वो सभी के सभी पास भी कर गए, डॉक्टर बन गए। तो सवाल ये उठता है कि ये 50 राजनेता जो हैं इसमें सबके बाल बच्चा माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में ही क्यों गए? क्यों गए उसका एक दो सबूत, बड़ा सबूत कैसे दोनों तरफ निशाना है। केवल आज दिलीप जायसवाल ही चुप नहीं है मित्रों, बल्कि राजद भी चुप है, राष्ट्रीय जनता दल। अगर इसमें दिलीप जायसवाल पर आरोप है, अगर राजद की परिवार की भूमिका नहीं हुई होती तो आज इस आरोप के बाद तेजस्वी यादव दिलीप जायसवाल पर हमलावर हो गए होते, लेकिन अब तक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि इसकी आंच लालू यादव के परिवार तक जाती है, लालू परिवार तक जाती है, राबड़ी देवी के परिवार तक जाती है, मैके तक जाती है। साधु यादव, सुभाष यादव के बच्चे भी इसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन गए हैं। आपको पता ही होगा कि मीसा भारती का भी एडमिशन टाटा मेडिकल कॉलेज में हुआ था प्रबंधन कोटे से, और उसके बाद किस प्रकार से हर नियम को शिथिल करते हुए मीसा भारती का ट्रांसफर जो है पटना मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया था, डॉक्टर मीसा भारती। लेकिन आज तक कभी एक सुई भी किसी को देता हुआ आपने नहीं देखा होगा। कभी देखा है कि मीसा भारती ने किसी व्यक्ति का इलाज किया है? आप सुनते भी हैं, आज की पीढ़ी तो सुन भी नहीं होगी कि मीसा भारती एमबीबीएस डॉक्टर है। मुन्ना भाई एमबीबीएस तो हमने फिल्म जाना है, लेकिन मीसा भारती भी एमबीबीएस है, इसकी जानकारी तो आपको नहीं होगी। एक और बच्ची है लालू परिवार की, लेकिन उसके बारे में चूंकि हमारे पास सबूत नहीं है कोई पब्लिक डोमेन में, इसलिए मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। तो ये सभी चीजें होती रही हैं। तो ये प्रशांत किशोर का जो आरोप है, इससे एकदम जिस तरह से एक ही तीर से दोनों शिकार हो गए हैं, राबड़ी देवी का भी परिवार, राजद भी, बीजेपी भी, मतलब दोनों एनडीए यूपीए दोनों को घायल किया है प्रशांत किशोर ने। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर ने यह कहकर और ज्यादा सनसनी पैदा की है कि यह तो पहली घटना, पहली शुरुआत है, अभी आने वाले दिनों में आप देखते रहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो क्या यही कुछ ऐसा राज है जिस राज के सहारे प्रशांत किशोर जनसुराज के सत्ता में आने की बातें कर रहे हैं, दावे के साथ कर रहे हैं कि जनसुराज सत्ता में आएगी? मुझे तो लगता नहीं। लेकिन क्या ऐसा कुछ प्रशांत किशोर के पास है जिसका खुलासा करके प्रशांत किशोर को लगता है कि नहीं यार, यहां पर एनडीए और यूपीए महागठबंधन दोनों है, वो सब के सब कुछ प्रशांत किशोर के हाथ ऐसा लगा है जिससे वो साबित कर सके बिहार की जनता की नजरों में इन दोनों गठबंधन के पूरे जो मजमा है, इनको जनता की नजरों से गिरा देंगे प्रशांत किशोर। और क्या केवल भ्रष्टाचार के आरोप के कारण बिहार की जनता, जिनको लगातार 25, 30, 35 वर्षों से अपनी जाति के कारण, कई अन्य मुद्दों के कारण अपनी पसंद बनाए हुई है, क्या वो उनको छोड़ देंगे केवल इसलिए कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है? क्योंकि इससे पहले भी कई राजनेताओं पर भ्रष्टाचार का, कदाचार का, अन्य कई तरह के आरोप लगे। कई राजनेता दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं, या पहले उन पर कई आरोप लगे। स्टिंग ऑपरेशन हुआ कई राजनेताओं का, आपको पता है। सीतामढ़ी के एक सांसद थे, शिवहर के एक सांसद थे, जिनके बारे में वीडियो जो है पब्लिक डोमेन में आई, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो चुनावी राजनीति में रहे।
नवल किशोर यादव की बात मैं कर रहा हूं, अनवारुल हक की बात कर रहा हूं, उसके बाद भी उनके चाहने वाले उनको वोट देते रहे। इतना नीच हरकत करने के बावजूद ये बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है। तो क्या जाति के आधार पर बटा हुआ बिहारी समाज केवल भ्रष्टाचार के आरोप पर जो है ऐसे लोगों का साथ छोड़ देगा? कई सवाल है, जवाब 2025 में मतदाता देंगे। हमारी नज़र बनी हुई है, आप भी बना के रखिए। हमारी नज़र तो बिहार के हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक नेता पर लगी हुई है, और हर राजनीतिक दल, राजनेता का हम गुण और दोष के आधार पर उनकी प्रशंसा या आलोचना करने के लिए समर्पित हैं। हम किसी व्यक्ति के परमानेंट न समर्थक है न विरोधी है, ये बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।